बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडीके 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के हवाले से लेक्चर नंबर 42 का आगाज कर रहे हैं और इसमें हम जेनेटिक्स एंड वेरिएशन या इनहेरिटेंस इसको हम स्टार्ट करेंगे। पीएमसी 2022 का जो सिलेबस है उसके मुताबिक इनहेरिटेंस के जो टॉपिक्स हमारे इस सिलेबस के अंदर शामिल हैं उसमें आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर वेरिएशन इन जेनेटिक्स के टाइटल के साथ ये पंजाब और सिंध की बुक के अंदर ये चैप्टर नंबर 22 के तौर पर मौजूद है और इसी तरह से चैप्टर नंबर 22 ही इनहेरिटेंस के टाइटल के साथ ये केपी के बलोचिस्तान और नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक्स के अंदर मौजूद है और ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर इसको आपको कवर करने की ज़रूरत है। इसमें अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस का टॉपिक हमें नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन उसको भी जब आप मल्टीपल अलील्स और ब्लड ग्रुप्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो उसके साथ कवर करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ इस सिलेबस के अंदर आपको सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसे भी कवर करने की ज़रूरत है। और एक और टॉपिक है जो कि एपिस्टेसिस एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के हवाले से, वो भी यहाँ पर सिलेबस में गिवन नहीं है। ये तीन टॉपिक्स स्किप किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन टॉपिक्स को भी कवर करें क्योंकि जेनेटिक्स के काफ़ी सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो इन चीज़ों को भी हमें कवर करना है। बहरहाल आज का ये जो लेक्चर होगा हमारा, इसमें हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के इस लेक्चर में, उसमें मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के हवाले से हम बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ग्रेगर जॉन मेंडल का वर्क और उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए उन एक्सपेरिमेंट का क्या प्रोसीजर था और उसमें क्या ऑब्जर्व किया और फिर क्या कंक्लूड किया, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे हम। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में दो एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबाई के अंदर इंक्लूडेड हैं, जैसे इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेड उसने किस तरह से स्टडी किया था और उसमें जो मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वर्कआउट हुए वो। इसके अलावा इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स और इन टू ट्रेड्स की इनहेरिटेंस के दौरान जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसने प्रपोज किया ये। और आखिर में फिर हम आज के इस लेक्चर में स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी रेलेवेंट टू जेनेटिक्स यानी रोल ऑफ प्रोबेबिलिटी इन जेनेटिक्स, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। सो ये सारे कंटेंट्स हैं आज के इस लेक्चर में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है क्या, इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। तो इनहेरिटेंस बेसिकली दो चीज़ों को कलेक्टिवली कहा जाता है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड हेरिडिटी एंड द अदर इज वेरिएशन। हेरिडिटी refers to the similarities between parents and offspring, whereas the variation refers to the differences between parents and offspring. आप जानते हैं कि कोई भी ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स के साथ ना तो 100% आइडेंटिकल होता है अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोडक्ट है तो, और ना ही वो बिल्कुल उससे डिफरेंट होता है। यानी ऑफस्प्रिंग के अंदर सिमिलैरिटीज़ भी अपने पेरेंट्स से होंगी और कुछ डिफरेंसेस भी। इन्हीं चीज़ों को हेरिडिटी एंड वेरिएशन कहा जाता है। तो पेरेंट से जो कुछ भी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होगा वो हेरिडिटी हो या वेरिएशन हो। दरअसल ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वेदर द सिमिलर इंफॉर्मेशन और द डिफरेंट इंफॉर्मेशन, दिस ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। मीन्स वट एवर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, दिस इज कॉल्ड एज द इनहेरिटेंस। अच्छा, ये जितने भी करेक्टर्स होते हैं जो हेरिडिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हेरिडिटी पर मुश्तमिल होते हैं, या फिर जितने भी करेक्टर्स डिफरेंसेस पर मुश्तमिल होते हैं, ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय सम यूनिट्स। दोज यूनिट्स आर कॉल्ड जीन्स। उन यूनिट्स को जीन्स कहा जाता है। लिहाजा जेनेटिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो आप इसको स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, इसको आप स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन भी कह सकते हैं। इवन यू कैन कॉल द जेनेटिक्स एज स्टडी ऑफ जीन्स। तो ये तीन तरह से आप जेनेटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आइडिया अबाउट इनहेरिटेंस आप याद रखिए। अच्छा, यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर चूंकि हमने इनहेरिटेंस को एक्सप्लोर करना है, तो इनहेरिटेंस के हवाले से कई एक बुनियादी टर्म्स हैं जिनका बार बार जिक्र आएगा और
मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इनसे फेमिलियर होंगे, लेकिन इसके बावजूद हमें इन कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू ज़रूर करना है एक दफ़ा। जैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, जीन का कॉन्सेप्ट क्या है? जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी चाहे वो हेरिडिटी करेक्टर हो या वेरिएशन, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ यूनिट नोन एज जीन। तो ये जीन दरअसल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, और मेंडल ने जीन का आइडिया फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था। अभी हम मेंडेलियन वर्क पढ़ेंगे, वहां पर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली द आइडिया ऑफ जीन वाज गिवन बाय द मेंडल। मेंडल ने उस वक्त जीन को एलिमेंटन या फैक्टर्स के नाम से कॉल किया था, और ये सिंबल्स की मदद से उनको रिप्रेजेंट किया करता था। ठीक है, अच्छा, जीन ये किसी क्रोमोसोम में मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम में जीन्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? तो एक्चुअली जीन्स आर प्रेजेंट अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमेटिड के अंदर ये जीन्स मुख्तलिफ पोजिशंस को ऑक्यूपाई किए हुए होते हैं। सो द पोजिशन ऑफ द जीन अलोंग द लेंथ ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड द लोकस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस ज़रा आपने अच्छी तरह से ज़हनशीन करना है, यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। देखो, लोकस से क्या मुराद है? लोकस को सिंपली डिफाइन तो यूँ किया जाएगा that the position or location of gene along the length of the chromosome, this is called locus, और प्लूरल होता है लोसाई। लेकिन आप अगर इस डायग्राम में गौर कीजिए तो यहाँ पर वजाहत की गई है कि ये कैपिटल ए इस ब्लू क्रोमोसोम के अंदर, और फिर ये ग्रीन क्रोमोसोम जो इसका होमोलोगस पार्टनर है यहाँ पर कैपिटल ए। तो दीज आर नॉट टू लोसाई, इट इज सपोज टू बी द सेम लोकस। जैसे ये कैपिटल बी और स्मॉल बी, इट इज़ ऑल्सो सपोज टू बी द सेम लोकस। ठीक है, तो एक लोकस दरअसल अपने आप को दो दफ़ा रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक लोकस की रिप्रेजेंटेशन आपको एक होमोलोगस क्रोमोसोम में भी नज़र आएगी, और उसकी रिप्रेजेंटेशन आपको उसके होमोलोगस पार्टनर में भी नज़र आएगी। ठीक है, तो ये सेम लोसाई, सेम लोकस होगा, लेकिन डिफरेंट लोसाई क्या होंगे? मसलन जैसे ये एक लोकस है, डी लोकस, और ये ई लोकस एक और है। तो ये इन दोनों को, डी और ई को कंपेयर किया जाए तो इनको आप डिफरेंट लोसाई कहेंगे। तो ये सेम लोकस और डिफरेंट लोकस का आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, देखो, एक लोकस के ऊपर मौजूद जो जीन्स हैं वो एक दूसरे की अल्टरनेटिव फॉर्म्स कहलाती हैं। जैसे ये इस लोकस के ऊपर दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म्स आइडेंटिकल हैं, बट एट दिस लोकस बोथ द अल्टरनेटिव फॉर्म्स आर कंट्रास्टिंग, यानी एक को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया तो दूसरे को स्मॉल बी से। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको ये कंट्रास्टिंग जीन्स नजर आ रहे हैं। सो द जीन्स विच ऑक्यूपाई द सेम लोकस are called the alleles of each other. allele basically एक relationship है between the genes. allele को आप यूं भी कह सकते हैं that this is alternative form of the gene. ठीक है, ये एक alternative form है जीन की, या इसको आप वेरिएंट ऑफ द जीन भी कह सकते हैं। एक जीन मुख्तलिफ वेरिएंट्स में पाया जाता है। जैसे एक गाड़ी कोई भी कंपनी लॉन्च करती है तो वो उसके डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से एक जीन एक पर्टिकुलर लोकस के ऊपर डिफरेंट वेरिएंट्स में मौजूद हो सकता है, तो उसके वो तमाम वेरिएंट्स उसके अलील्स कहलाएंगे। याद रखो कि जीन और अलील ये कोई बहुत मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं। आप जिस चीज़ को जीन कह रहे हैं असल में वही चीज़ अलील भी है। देखो, जैसे हम ये कैपिटल ए को इस कैपिटल ए का अलील कहेंगे, और जबकि बजाते खुद ये कैपिटल ए एक जीन है। इसी तरह से दिस कैपिटल बी इज अलील ऑफ स्मॉल बी एंड स्मॉल बी इज द अलील ऑफ कैपिटल बी, बट बोथ ऑफ देम आर जीन्स ऑन देयर लोकस। ठीक है, तो ये जो जीन होता है वो एक्चुअली अलील भी होता है। सो एक्चुअली देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन जीन एंड अलील। आप इस कंफ्यूजन में मत पड़िएगा कि इनमें कोई फ़र्क है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। बस ये कहा जाएगा कि अलील बेसिकली जीन्स का एक रिलेशनशिप है। जब वो एक लोकस पर मौजूद हों तो आपस में वो एक दूसरे के अलील्स कहलाते हैं, अदरवाइज वो अपने तौर पर जीन्स होते हैं। ठीक है, तो किसी एक लोकस के ऊपर जो भी कम्बिनेशन ऑफ अलील्स मौजूद होगा या कम्बिनेशन ऑफ जीन मौजूद होगा, वो दरअसल उस ट्रेट को कंट्रोल करेगा, उस ट्रेट को डेवलप करवाएगा। सो दिस कम्बिनेशन ऑफ अलील और कम्बिनेशन ऑफ जीन ऑन अ पर्टिकुलर लोकस इज कॉल्ड एज द जीनोटाइप। जैसे ये कैपिटल ए एक जीनोटाइप है, एंड कैपिटल बी स्मॉल बी ये दूसरा जीनोटाइप है, ये कैपिटल डी स्मॉल डी तीसरा जीनोटाइप है, स्मॉल ई चौथा जीनोटाइप है। अच्छा, यहाँ पर आप ज़रा गौर कीजिए कि इसके साथ साथ आपको ये डायग्राम यहाँ पर दिखाई हुई है। ये दिखाया हुआ है कि ये अनडुप्लीकेटेड स्टेट है क्रोमोसोम्स की, जबकि रेप्लिकेशन जब हो जाए
तो एक क्रोमोसोम की डुप्लीकेटेड स्टेट इस तरह से होगी। तो जो सिस्टर क्रोमेटिड इसके साथ बनेगा वो सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे का बिल्कुल 100% आइडेंटिकल होगा। ठीक है, जैसे ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड एक दूसरे के आइडेंटिकल है, ये इसका आइडेंटिकल है। तो इसमें अब आप जो जीनोटाइप कंसिडर करेंगे ना, वो जीनोटाइप कुछ ऐसे नहीं होगा कि ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, तो इसका हम जीनोटाइप यूं लिखेंगे, ये 4 दफा ए को शो करना होगा। दिस इज रॉन्ग अरेंजमेंट, ये गलत है। इस जीनोटाइप को भी जब लिखा जाएगा तो आपने इस तरह से ही लिखना है। क्यों? क्योंकि दरअसल ये जो दूसरा क्रोमेटिड है ये उसी का एक रेप्लिका है और एज अ रिजल्ट ऑफ रेप्लिकेशन ये डेवलप हुआ। असल में तो इसकी सिचुएशन यही थी। तो इस वजह से जब भी आप किसी लोकस का जब जीनोटाइप लिखते हैं तो वो जीनोटाइप इस तरह से होता है। तो अगर आपसे ये कोई रिप्रेजेंटेशन पूछी जाए कि विच वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीनोटाइप, तो जीनोटाइप की ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। जीनोटाइप हमेशा यूं पेयर ऑफ अलील पर मुश्तमिल दिखाया जाएगा, उसमें आपने ये इस तरह से 2 पेयर्स बना के हरगिज शो नहीं करने। ठीक है, तो जीनोटाइप इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पेयर। बाजुकात कुछ जीनोटाइप्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जहां पर जो दूसरा पार्टनर होता है ना जीन का, वो एब्सेंट होता है। जैसे अभी आप सेक्स लिंक ट्रेट पढ़ेंगे तो वहां पर एक क्रोमोसोम पर जीन है तो दूसरे उसके होमोलोगस पार्टनर पर, यानी जैसे एक्स पर है तो वाई पर नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में आप जो जीनोटाइप शो कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक क्रोमोसोम के ऊपर जब आप किसी जीन को इंडिकेट करते हैं तो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर उसकी जगह 0 लगा दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक साइड पर अगर ये ए है तो दूसरी साइड पर उसका कुछ नहीं है तो उसकी जगह पर ओ लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से भी जीनोटाइप को इंडिकेट किया जाता है। अच्छा, तो जीनोटाइप जी बेटा। सर आपने जो अभी 2 कैपिटल लेटर्स देखे ना ए ए, तो ये चारों के लिए है? मैंने बेटे यही तो बात समझाई है कि ये डुप्लीकेटेड स्टेट है और इस डुप्लीकेटेड स्टेट का भी जब जीनोटाइप लिखा जाएगा तो उसको आपने ये 4 दफा ऐसे करके नहीं लिखना। दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीनोटाइप। अगर हम इसमें गैप मतलब ए गैप ए गलत है ना बेटा, मैं यही तो समझा रहा हूं कि आपने इस तरह नहीं लिखना, इसका जीनोटाइप यूं लिखा जाएगा। आप ना तो गैप दे के लिखेंगे ना वैसे लिखेंगे। ये जब भी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का भी जीनोटाइप लिखा जाएगा तो यही लिखा जाएगा। समझ आ गई बात? तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज इनकरेक्ट। आप कोई गैप वगैरह कुछ नहीं देंगे। अच्छा, तो उसके बाद अब आप देखिए जीनोटाइप में 2 अलील्स अगर आइडेंटिकल हो तो ऐसे जीनोटाइप को होमोजाइगस कहा जाएगा। जैसे ये आप देखिए होमोजाइगस जीनोटाइप। और अगर ये दोनों अलील्स डिफरेंट हों तो इसे हेट्रोजाइगस कहा जाएगा। जैसे ये जीनोटाइप भी हेट्रोजाइगस है और ये जीनोटाइप भी हेट्रोजाइगस है। उसमें आप देखिए कि यहाँ पर जो कैपिटल अलील है वो इस जगह पे दिखाया हुआ है और यहाँ पे स्मॉल अलील दिखाया है। इस जीनोटाइप में स्मॉल अलील इस तरफ है और कैपिटल इस तरफ है, लेकिन हम उसको पढ़ते हुए कैपिटल को पहले पढ़ते होते हैं और स्मॉल को बाद में। जैसे ये कैपिटल बी स्मॉल बी और ये कैपिटल डी स्मॉल डी, ऐसे करके इसको रीड किया जाएगा। सही, और ये दोनों दरअसल हेट्रोजाइगस जीनोटाइप्स हैं। अच्छा, एक जीनोटाइप जब एक्सप्रेस करता है, व्हेन अ पर्टिकुलर जीनोटाइप एक्सप्रेस इटसेल्फ, तो उस जीनोटाइप से एक प्रोडक्ट अपीयर होगी। दैट प्रोडक्ट ऑफ द जीनोटाइप इज कॉल्ड एज द फिनोटाइप। तो फिनोटाइप दरअसल इसको प्रोडक्ट ऑफ जीनोटाइप भी कहते हैं या इसको फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइप कहते हैं। जब भी जीनोटाइप एक्सप्रेस करेगा अपने आप को तो वो अपनी एक प्रोडक्ट शो ऑफ करेगा, अपनी अपीयरेंस दिखाएगा। दैट अपीयरेंस इज कॉल्ड एज द फिनोटाइप। तो फिनोटाइप जैसे मिसाल के तौर पर जैसे ये कैपिटल ई ये एक जीनोटाइप है फॉर द फ्री ईयर लोब, एंड सिमिलरली कैपिटल ई स्मॉल ई, दिस इज ऑल्सो अ जीनोटाइप फॉर द फ्री ईयर लोब। तो आपने देखा ये फ्री ईयर लोब, ये भी फ्री ईयर लोब, ये फिनोटाइप्स हैं एंड दीज आर द जीनोटाइप्स। हियर आर द जीनोटाइप्स और इसके मुकाबले में दीज आर द फिनोटाइप्स यानी प्रोडक्ट्स। जबकि स्मॉल ई इसकी वजह से जो फिनोटाइप अपीयर होगा वो अटैच्ड ईयर लोब होगा, दैट विल बी द अटैच्ड ईयर लोब। सो दीज आर द फिनोटाइप्स। आपने यहाँ पे गौर किया कि ये 2 फिनोटाइप्स हैं,
एक फ्री और दूसरी अटैच। ये हमारी ईयर लोब की दो फिनोटाइप्स हैं। एक्चुअली ईयर लोब एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फिनोटाइप्स। ईयर लोब में बी फ्री और ईयर लोब में बी अटैच्ड। ठीक हो गया। तो ये एक सिंपल सा ट्रेट है। अच्छा, फ्री ईयर लोब इट इज कंट्रोल्ड बाय कैपिटल ई। सपोज कर लें कैपिटल ई इज द जीन फॉर फ्री ईयर लोब, वेयर एज अटैच ईयर लोब इज कंट्रोल्ड बाय स्मॉल ई। तो इसमें देखो जो फ्री ईयर लोब है वो इस केस में भी एक्सप्रेस हो रहा है, फ्री ईयर लोब इस केस में भी एक्सप्रेस हो रहा है। ये दोनों केसेस में क्या फर्क है? दिस इज होमोजाइगस जीनोटाइप एंड दिस इज हेट्रोजाइगस। तो फ्री ईयर लोब चूंकि दोनों केसेस में एक्सप्रेस हो रहा है, देयरफॉर फ्री ईयर लोब विल बी डेजिग्नेटेड एज द डोमिनेंट। फ्री ईयर लोब को आप क्या डेजिग्नेट करेंगे? डोमिनेंट। डोमिनेंट आप किस फिनोटाइप को कहेंगे? डोमिनेंट फिनोटाइप इज दैट which can be expressed in heterozygous state। देखो जो होमोजाइगस स्टेट है उसमें तो कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं, उसमें तो जिस फिनोटाइप का जीन होगा उसी ने एक्सप्रेस करना होता है। लेकिन हेट्रोजाइगस स्टेट में सवाल ये पैदा होता है कि ये जीन एक्सप्रेस करेगा या ये एक्सप्रेस करेगा। तो दरअसल हेट्रोजाइगस स्टेट में जो जीन एक्सप्रेस करता है उसकी फिनोटाइप को डोमिनेंट फिनोटाइप कहा जाता है। तो ये जो डोमिनेंट और रिसेसिव जो फिनोटाइप यहां पर एक्सप्रेस ना हो सके वो रिसेसिव है। तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव असल में फिनोटाइप की दो अकसाम है। डोमिनेंट और रिसेसिव दरअसल किसकी टाइप्स हैं? फिनोटाइप्स की दो टाइप्स हैं। डोमिनेंट फिनोटाइप किसको कहेंगे? विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस स्टेट। और रिसेसिव किसको कहेंगे? विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस स्टेट। तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव फिनोटाइप्स में आप डिफरेंस याद रखिए कि डोमिनेंट आपने किसको कहना है और रिसेसिव किसको कहना है। अच्छा, तो अब जो डोमिनेंट फिनोटाइप होगा, डोमिनेंट फिनोटाइप का जीन, जैसे फ्री ईयर लोब इज द डोमिनेंट फिनोटाइप और इसका जीन है कैपिटल ई, तो हमने डोमिनेंट फिनोटाइप के जीन को ही कैपिटल लेटर से शो करना है। देखो वैसे तो ये दोनों जीन्स है ना, लेकिन हमने सिंबल्स मुंतखब करने, हम कौन सी फिनोटाइप के जीन के लिए कौन सा सिंबल यूज करें। तो असूल ये है कि द डोमिनेंट फिनोटाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय जीन विच इज शोन बाय कैपिटल अलील। ठीक है, कैपिटल केस लेटर। और जबकि जो रिसेसिव फिनोटाइप होगी वो जिस जीन से रिप्रेजेंट होगी उसको आप स्मॉल केस लेटर से शो करेंगे। तो ये असूल आपने याद रखना है। आपसे यहाँ पर ये डोमिनेंट रिसेसिव इनके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, अब देखिए ये अगर हम बात करें कैपिटल ई ये होमोजाइगस जीनोटाइप है, स्मॉल ई ये भी होमोजाइगस जीनोटाइप है। तो ये दोनों होमोजाइगस हैं, तो फिर डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा? तो डिफरेंशिएट ऐसे किया जाएगा कि ये होमोजाइगस जीनोटाइप चूंकि एक डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप है, इस वजह से इस होमोजाइगस के साथ डोमिनेंट मेंशन करना जरूरी है। लेकिन ये स्मॉल ई ये होमोजाइगस जीनोटाइप है, लेकिन एक रिसेसिव फिनोटाइप का ये होमोजाइगस जीनोटाइप है, लिहाजा इसके साथ रिसेसिव मेंशन करना जरूरी है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि भाई विच वन इज द होमोजाइगस जीनोटाइप, तो आप इसको ये 1 को पिक करेंगे या 3 को पिक करेंगे? ऑब्वियसली आप दोनों को ही पिक कर सकते हैं क्योंकि होमोजाइगस तो ये भी है, होमोजाइगस ये भी। लेकिन अगर कहा जाए कि विच वन इज द डोमिनेंट होमोजाइगस, फिर ये आप पिक करेंगे। रिसेसिव होमोजाइगस तो फिर आप ये स्मॉल ई पिक करेंगे। लेकिन जहां तक ताल्लुक है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप का, तो हेट्रोजाइगस वर्ड ऑलरेडी कंप्लीट मीनिंग शो कर रहा है। क्या यहां पर जरूरत होगी हेट्रोजाइगस के साथ ये मेंशन करने की ये डोमिनेंट है या रिसेसिव हेट्रोजाइगस है? देयर इज नो नीड टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन अलोंग विद दिस टर्म। ये टर्म ऑलरेडी कंप्लीट टर्म है। लिहाजा यहां पर ना इनके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सवाल बनते होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये इस के मुतालिक सवाल आपसे पूछता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म फॉर दिस जीनोटाइप, ये जिसको मैंने सर्कल किया है, तो ऑप्शन आपको दिए हैं, ये एक ए ऑप्शन है, बी, सी और डी। यानी हेट्रोजाइगस कहना चाहिए, डोमिनेंट हेट्रोजाइगस या रिसेसिव हेट्रोजाइगस और ऑल ऑफ देम। विच वन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म फॉर दिस जीनोटाइप? शाबाश, क्या होना चाहिए यहाँ पर आंसर? कौन सा वाले का? ये बेटा जिसको एनसर्कल किया हुआ ये हेट्रोजाइगस। आराम से सोच के, इतनी जल्दबाजी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं हो रहा आप सबके दरमियान। सोचिए और आराम से जवाब दें।
तो इसे क्या कहना चाहिए, Sir, हेट्रोजाइगस? dominant heterozygous. गलत हो गया ना, मैंने देखो खुद सोचने को कहा तो आपने गलत सोच लिया बेटे, हेट्रोजाइगस कहा जाएगा। अभी अभी तो ये बात समझाई है कि हेट्रोजाइगस इटसेल्फ एक कंप्लीट टर्म है, उसमें डोमिनेंट या रिसेसिव ऐड करने की हरगिज जरूरत नहीं है, लिहाजा यहाँ पर राइट आंसर ए होगा, हेट्रोजाइगस। और अगर आपसे ये कैपिटल ई ये जो एनसर्कल किया है इसके मुतालिक पूछा जाए Dominant. विच वन, इसके साथ लग गया. मेरे बेटे पहले सुन तो लेना, ठीक है, थोड़ा सा हाथ रखो माइक के ऊपर। अच्छा, तो इसमें देखो ये कैपिटल ई विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म फॉर दिस जीनोटाइप? होमोजाइगस कहना इसके लिए मुनासिब होगा, डोमिनेंट होमोजाइगस, या बोथ ऑफ देम, या नन ऑफ देम? Sir, B. बी, डोमिनेंट होमोजाइगस, श्योर? Yes. यस, बी इज करेक्ट वन, डोमिनेंट होमोजाइगस। लेकिन अगर ये पूछा जाता कि विच वन इज ट्रू अबाउट दिस जीनोटाइप, तो ऐसी सूरत में फिर बोथ ऑफ देम आर ट्रू, ये होमोजाइगस भी है, डोमिनेंट होमोजाइगस भी है, बोथ ऑफ देम आर ट्रू। लेकिन पूछा जाए मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट आपने चूज करना है। समझ आ गई बात भाई? तो इस तरह के ये सवालात यहाँ से पूछे जाते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने डिस्कस किए। अच्छा, तो अब आगे हम बढ़ते हैं एक स्टेप आगे। तो देखो, मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर रिसर्च की थी। अब मेंडल्स वर्क के बारे में हम बात करेंगे। मेंडल्स वर्क, तो मेंडल ने एक्चुअली पी प्लांट, पाइजम सेटिवम इज द नेम ऑफ द पी प्लांट। पाइजम सेटिवम पे उसने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। तो ये अक्सर प्लांट का नेम पूछा जाता है क्वेश्चंस के अंदर कि किस प्लांट पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, पाइजम सेटिवम या पी। तो ये कौन सा पी है, स्वीट पी या गार्डन पी? इसे क्या कहते हैं, स्वीट पी है या गार्डन पी? सो दिस इज एक्चुअली द गार्डन पी। पी की दो तरह की स्पीशीज हैं, एक गार्डन पी कहलाता है, ये पाइजम सेटिवम गार्डन पी है, और एक होता है स्वीट पी जिसका बोटेनिकल नेम है लिथायरस ओडोरेटस। तो मेंडल ने लिथायरस ओडोरेटस पे, स्वीट पी पे काम नहीं किया था, उसने गार्डन पी पे काम किया था, और वो है पाइजम सेटिवम। तो मेंडल के वर्क की सक्सेस, उसका रीजन क्या था? मेंडल से पहले के कई लोग फेल होते रहे, तो ये कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं विच शोज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ द मेंडल। नंबर वन इज द चॉइस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। जैसा कि मैंने बताया, ये पाइजम सेटिवम पे उसने काम किया, और इत्तेफाक से इसके अंदर बहुत सारे जो ट्रेड्स हैं वो ऐसे आसान ट्रेड्स हैं जिनको स्टडी करना पॉसिबल है, और इसका जनरेशन टाइम शॉर्ट है। इस तरह की कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, भी आपको आगे फर्दर पॉइंट आउट करते हैं। तो चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, ये बाय चांस उसने चॉइस किया था, चूज किया था, और ये उसके लिए लकी साबित हुआ। सेकेंड वन इज द मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ द मेंडल। मेंडल मैथमेटिशियन भी था, और वो जो भी कोई रिजल्ट्स हासिल करता था उनको नंबर्स की फॉर्म में हासिल करता था, उनको फिर रेशोज और प्रोपोर्शंस की टर्म्स में इंटरप्रेट करता था, और ये वाली अप्रोच उसके लिए बहुत ही सूटेबल साबित हुई, और वो कोई सूटेबल कंक्लूजन ड्राइव करने में कामयाब हो गया। और फिर उसकी एक और अप्रोच ये थी कि स्टडी ऑफ सिंगल ट्रेड एट अ टाइम। इससे पहले कि बहुत सारे लोग एक साथ बहुत सारे ट्रेड स्टडी करने की कोशिश करते थे और वो कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन मेंडल ने एक वक्त में एक ट्रेड को स्टडी किया, फिर उसने एक वक्त में दो ट्रेड को स्टडी किया, फिर ग्रेजुअली वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, और इससे वो सही कंक्लूजन ड्राइव करने में कामयाब हो गया। और फोर्थ पॉइंट है एस्केप फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लिंकेज। लिंकेज अभी आगे चलकर ये बात हम डिटेल से करेंगे, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि एक क्रोमोसोम पर अगर दो जीन्स इकट्ठे हों तो उनका मोड ऑफ इनहेरिटेंस थोड़ा सा अफेक्ट होता है। लेकिन और डेफिनेटली मेंडल के वर्क में जो उसने ट्रेड स्टडी किए हैं उसमें बाज ट्रेड्स लिंक थे, लेकिन मेंडल ने अपने काम के अंदर लिंकेज का कोई जिक्र नहीं किया। तो यहाँ पर बाद में लोगों ने ये अज्यूम किया कि मेंडल ने शायद इस तरह के किसी रिजल्ट को इग्नोर किया होगा, वो इस तरह की लिंकेज की कॉम्प्लिकेशन में वो इन्वॉल्व नहीं हुआ, और इसी वजह से वो सही कंक्लूजन ड्राइव करने में कामयाब हो गया। सो दीज आर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ द मेंडल। ये भी बाज़ औक़ात सवाल में पूछे जाते हैं। अच्छा, अब आइए जी, ये जो चॉइस ऑफ मटेरियल था, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल,
पाइजम सैटिवम मैंने आपको बताया। तो इसके अंदर ऐसी कौन सी खास बातें हैं जिसकी वजह से ये जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही सूटेबल है, इसको एक मॉडल ऑर्गेनिज्म का स्टेटस हासिल है। तो उसमें आप देखिए कि उस इलाके के इन्वायरमेंट के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी, इसका शॉर्ट जनरेशन टाइम होना, इसके फ्लावर्स का प्रोमिनेंट होना, और इसके अंदर हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल का होना, यानी स्टेमन और कार्पेल एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद है। इस प्लांट के फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन भी इनके अंदर पॉसिबल है। और इसके साथ साथ कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड, यानी जिनमें क्लियरली डिफरेंशिएबल 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स पाई जाती हैं, ऐसे ट्रेड्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये सारे करैक्टर पी प्लांट को एक सूटेबल जेनेटिक ऑब्जेक्ट या मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर एक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा which enable the Pisum sativum to act as model genetic organism. Okay. अच्छा, पी प्लांट में जो फ्लावर्स हैं ये इस तरह के प्रोमिनेंट फ्लावर्स होते हैं इन विच बोथ स्टेमन एंड कार्पेल्स आर देयर। तो आमतौर पर जब इसको सेल्फ पॉलिनेट करना होता है तो फ्लावर्स को इंटैक्ट रखा जाता है, इनको छेड़छाड़ नहीं की जाती है, और ये सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, यानी एक ही फ्लावर में मौजूद स्टेमन से पॉलन्स वो उसी के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होंगे और इस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी। लेकिन अगर किसी केस में हमें क्रॉस पॉलिनेशन की ज़रूरत हो तो ऐसी सूरत में हम एक प्लांट का फ्लावर ओपन करते हैं, उसके स्टेमन लेते हैं और उसको दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर स्प्रेड करते हैं। तो इस तरह से करके हम क्रॉस पॉलिनेशन खुद से परफॉर्म करवा सकते हैं, और इसके लिए ये प्रोमिनेंट फ्लावर्स का होना इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, अब मेंडल के वर्क में जो उसने सबसे पहला काम किया था वो क्या था? तो मेंडल के वर्क में जो सबसे पहला स्टेप था दैट वाज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रू और प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज और लाइंस। मेंडल ने सबसे पहले प्योर और ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज डेवलप की थी। ट्रू और प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज और लाइंस किसे कहते हैं? A plant which upon self-fertilization produces all the offsprings of its own phenotype. मिसाल के तौर पर if a round seed plant is self-fertilized का मतलब self-pollinated, और उसके offspring सारे के सारे round पैदा होते हैं, तो we can say that this parent, round seed plant parent is true or pure breed for its genotype. और इसी तरह से अगर आप एक राउंड सीड प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं लेकिन इसके ऑफस्प्रिंग में राउंड और रिंकल्ड दोनों ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाते हैं, तो आप इस पेरेंट राउंड सीड प्लांट को नॉन ट्रू ब्रीड या नॉन प्योर ब्रीड डिक्लेयर करेंगे। तो मेंडल ने सबसे पहला काम क्या किया था? ट्रू ब्रीड प्लांट्स डेवलप किए थे। ये काम कैसे मुमकिन है? आपसे अगर पूछा जाए कि ट्रू ब्रीड वैरायटीज कैसे बनाई जा सकती हैं, तो उसमें आप ये याद रखिए कि ट्रू ब्रीड plants or true breed varieties can be developed by repeated self fertilization through successive generation। यानी आपने कोई भी एक प्लांट सेल्फ फर्टिलाइज किया और अगर उसमें से राउंड रिंकल्ड दोनों पैदा हुए, फिर आपने उसके ऑफस्प्रिंग में से राउंड लिया, उसको सेल्फ फर्टिलाइज किया, अगर फिर दोबारा दोनों पैदा हुए, फिर आप उसके ऑफस्प्रिंग में से राउंड लेकर उसको सेल्फ फर्टिलाइज करेंगे, और ये अमल उस वक्त तक दोहराते जाएंगे जब तक कि ये जो डिजायर्ड रिजल्ट ये अचीव ना हो जाए, यानी राउंड से सारे राउंड पैदा ना हो जाए। जब एक बार आपको राउंड से सारे राउंड मिल जाएंगे तो आप ये श्योर हो जाएं कि ये जो राउंड सीड प्लांट पेरेंट है ये भी ट्रू ब्रीड है और उसके ऑफस्प्रिंग भी सारे ट्रू ब्रीड हैं। सही? तो यहाँ पर देखो दो बातें हमारी समझ में आई हैं। वो क्या? वो दोनों बातें याद रखनी है कि एक जो ट्रू ब्रीड प्लांट होता है, ट्रू ब्रीड प्लांट, उसके सारे ऑफस्प्रिंग ट्रू ब्रीड होते हैं। ठीक है, ऑल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ ट्रू ब्रीड प्लांट आर आल्सो ट्रू ब्रीड। ऑल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ ट्रू ब्रीड, एक जो ट्रू ब्रीड होगा उसके तमाम ऑफस्प्रिंग्स आर ऑलवेज ट्रू ब्रीड। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नॉन ट्रू ब्रीड आ जाए बीच में, वो हमेशा ट्रू ब्रीड ही होंगे। अच्छा, ट्रू ब्रीड के लिए एक और टर्म याद रखें, ये जो अभी हम होमोजाइगस जीनोटाइप और हेटेरोजाइगस जीनोटाइप की बात कर रहे थे ना, तो एक्चुअली द ट्रू ब्रीड या प्योर ब्रीड, ये होमोजाइगस के लिए ये टर्म यूज की जाती है। इसका जीनोटाइप दरअसल होमोजाइगस होता है, यानी इसी वर्डिंग को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऑल द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ होमोजाइगस जीनोटाइप आर ऑलवेज होमोजाइगस। लेकिन दूसरी तरफ एक तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, दूसरी तरफ हमें ये बात समझ में आई है कि एक जो
नॉन ट्रू ब्रीड होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक नॉन ट्रू ब्रीड था, इसने देखो राउंड और रिंकल्ड दोनों पैदा किए थे ना, तो इसको हम नॉन ट्रू ब्रीड कहेंगे। दिस इज एक्चुअली अ नॉन ट्रू ब्रीड। तो जो नॉन ट्रू ब्रीड होता है, क्या उसके ऑफस्प्रिंग में कोई ट्रू ब्रीड हो सकता है? क्या समझते हैं, आपको क्या लगा यहां पर? एक नॉन ट्रू ब्रीड इंडिविजुअल, क्या उसके ऑफस्प्रिंग में कोई ट्रू ब्रीड ऑफस्प्रिंग आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकते हैं बिल्कुल आ सकता है। देखो एक ट्रू ब्रीड के तो सारे ऑफस्प्रिंग ट्रू ब्रीड होंगे, उसका कोई भी ऑफस्प्रिंग नॉन ट्रू ब्रीड नहीं होगा, लेकिन एक नॉन ट्रू ब्रीड पेरेंट के ऑफस्प्रिंग में कोई ट्रू ब्रीड ऑफस्प्रिंग मौजूद हो सकता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि अ नॉन ट्रू ब्रीड पेरेंट कैन प्रोड्यूस अ ट्रू ब्रीड ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ट्रू ब्रीड, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और अगर इसके अलावा कोई स्टेटमेंट हो तो वो फिर गलत हो सकती है। आपने ये एहतियाती तौर पर ये दोनों स्टेटमेंट अच्छी तरह जहन नशीन कर लेनी है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि कैसे ट्रू ब्रीड प्लांट्स डेवलप किए जाते हैं। जी बेटा। सर, ये जो आपने पहले राउंड जो है ना उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन की, उसे राउंड रिंकल बना, फिर दोबारा से आपने उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके राउंड रिंकल बनाया, तो ये जो दोनों राउंड है तो ये नॉन ट्रू ब्रीड है। हाँ, ये भी नॉन ट्रू ब्रीड है, इस वक्त ये भी नॉन ट्रू ब्रीड है, और लास्ट सिर्फ ट्रू ब्रीड। हाँ, ये इसका रिजल्ट हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये ट्रू ब्रीड है। तो आपको अगर ऐसे मॉडल बना के दिखाया जाए तो उसमें भी आप पहचान सकते हैं कि ये इसके मुतालिक पूछा जाता है तो ये नॉन ट्रू ब्रीड, इसके मुतालिक ये नॉन ट्रू ब्रीड, इसके मुतालिक ये ट्रू ब्रीड होगा। सही। अच्छा, तो मेंडल ने इस तरह से 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट स्टडी किए थे। मेंडल ने पी प्लांट में कितने पेयर ऑफ ट्रेट स्टडी किए थे? 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स मेंडल ने स्टडी किए थे। अगर आपसे यहां पर एक सवाल पूछा जाए कि हाउ मेनी ट्रेट्स आर फाउंड इन अ पी प्लांट, तो कितने होंगे? 1 या 4 या 7? मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, 1, 4, 7 और मैनी। क्या ऑप्शन पिक करेंगे? हाउ मेनी ट्रेट्स आर फाउंड इन अ पी प्लांट? गौर से मेरी वर्डिंग सुनिए। हाउ मेनी ट्रेट्स आर फाउंड इन अ पी प्लांट? 1, 4, 7 या मैनी? 7. गौर से सुने बच्चों, बाकी लोग भी सुनिए कि हाउ मेनी ट्रेट्स आर फाउंड इन अ पी प्लांट? Many traits are found in a pea plant, but how many traits were studied by Mendel in pea plant? 7। फिर 7। तो जी, तो इधर बड़ा केयरफुल रहना। ये जो पहले वाला मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, हाउ मेनी ट्रेट्स आर फाउंड इन अ पी प्लांट, उसमें अक्सर बच्चे फौरन 7 को पिक करते हैं और गलत हो जाता है। भाई पी प्लांट में ट्रेट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेंडल ने वो सारे स्टडी नहीं किए थे। मेंडल स्टडीड ओनली 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स, और ये जो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स होते हैं, ईच ट्रेट इज फाउंड इन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स। जैसे उसने हाइट स्टडी की, सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर। आपको ये सारे जितने भी मेंडल ने ट्रेट स्टडी किए थे, इनको मेंडेलियन पैरामीटर्स भी कहा जाता है। दीज ट्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड मेंडेलियन पैरामीटर्स। तो इन मेंडेलियन पैरामीटर्स को आपने याद रखना है। यहाँ पर सवाल बनते होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट ऑफ द पी प्लांट was not studied by the Mendel। तो ये वाले तो सारे स्टडी किए, इसके अलावा कोई और ट्रेट अगर पी प्लांट का गिवन हो तो वो उसने स्टडी नहीं किया होगा। और इनकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स भी आपको पता हो, यहाँ पर भी सवाल बनते होते हैं कि इन पी प्लांट हाइट इज फाउंड इन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स, दैट इज टॉल एंड शॉर्ट। सीड कलर ये येलो और ग्रीन में। ठीक है, तो इस तरह से हर एक ट्रेड की अल्टरनेटिव फॉर्म्स भी आपको पता हो। फिर आपको हर एक ट्रेड की अल्टरनेटिव फॉर्म्स में डोमिनेंट और रिसेसिव भी पता हो कि सीड कलर में डोमिनेंट फिनोटाइप कौन सी है तो रिसेसिव कौन सी, सीड शेप में डोमिनेंट, या इस तरह से बाकी ट्रेड्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव। ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ से कई एक सवालात बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। सेकेंड स्टेप इन द मेंडेलियन वर्क वॉज द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने जब इस तरह से ये ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज डेवलप कर ली, ये जो
7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड स्टडी किए, हर एक के लिए जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं उनकी एक ट्रू ब्रीड वैरायटी उसने पहले अपने पास कलेक्ट की, टॉल ट्रू ब्रीड, शॉर्ट ट्रू ब्रीड, येलो, ग्रीन, ऐसे करके जब उसके बाद सारे ट्रू ब्रीड प्लांट्स आ गए तो फिर उसने ये हाइब्रिडाइजेशंस परफॉर्म की। Now what is hybridization? The cross fertilization between two individuals that differ on certain traits. क्रॉस फर्टिलाइजेशन, दो इंडिविजुअल्स के दरमियान अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन की जाए तो ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। हाइब्रिडाइजेशन में एक किस्म होती है हाइब्रिडाइजेशन की मोनोहाइब्रिड क्रॉस, in which the two parents are different on single trait. For example, these two parent round and wrinkled are different on the basis of seed shape, that is only one trait. Okay, तो इस तरह से ये एक हाइब्रिडाइजेशन है। Similarly, this is another hybridization, that is dihybrid cross, in which the two individuals which are being crossed, they are different on two traits. फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर ये इस तरह से करके पूछा जाए कि बताओ ये जो पेरेंट्स हैं ये किन ट्रेड्स पर डिफरेंट हैं, तो एक राउंड येलो और दूसरा रिंकल्ड ग्रीन, यानी कौन कौन से ट्रेड्स पर डिफरेंट है? सीड शेप एंड सेकंड वन इज सीड कलर। तो दो ट्रेड्स पर डिफरेंट है ये, इस वजह से ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ट्रेड्स विच आर डिफरेंट इन द पेरेंट्स, द हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डिस्टिंग्विश। तो आप मुझे बताएंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस आर देयर? हाइब्रिडाइजेशंस की कितनी अक़साम है? हाइब्रिडाइजेशन की कितनी अक़साम पाई जाती हैं? सर मैनी एग्जैक्टली। यहां पर बेटे टू नहीं कहना, कई बच्चे जो है वो ये चूंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस बुक्स में पढ़ रहे होते हैं तो वो समझते हैं शायद हाइब्रिडाइजेशन की दो ही अक़साम होती हैं। ऐसा नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ट्रेड्स जिनके ऊपर वो पेरेंट्स डिफर कर रहे होंगे, आप हाइब्रिडाइजेशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड, इस तरह से आगे ये कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड क्रॉस बनता चला जाएगा। अच्छा, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, दैट ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन की प्रोडक्ट को क्या कहा जाएगा? हाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन और इसकी प्रोडक्ट को हाइब्रिड कहा जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन and the product of hybridization is called the hybrid। और अगर ये हाइब्रिड किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हाइब्रिड हो then it will be called as the monohybrid। अगर ये किसी डाइहाइब्रिड क्रॉस का हाइब्रिड हो तो डाइहाइब्रिड इसे कहा जाएगा। ठीक है, आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं that a cross fertilization between two individuals that give rise a monohybrid is called the monohybrid cross। ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स दैट गिव राइज अ डाइहाइब्रिड इज कॉल्ड अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो मेंडल ने ये जब हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म की तो हाइब्रिडाइजेशन में उसने ट्रू ब्रीड इंडिविजुअल्स को हमेशा क्रॉस किया। जब भी आपसे पूछा जाए ना कि किसी हाइब्रिडाइजेशन में जो फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन होती है उसका जीनोटाइप क्या होता है, सो दैट वाज द ट्रू ब्रीड। तो देखो ये एक पेरेंट ट्रू ब्रीड है, दूसरा पेरेंट ट्रू ब्रीड है। जब हमने इसके दरमियान क्रॉस फर्टिलाइजेशन करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि एक के स्टैमन्स को लेते हैं और जैसे ये है, सपोज करें कि फीमेल प्लांट है तो हम इसके स्टैमन्स को कट कर देंगे। ये पॉइंट याद रखना, यहाँ पर इस तरह सवाल बनते होते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में आप कौन से फ्लावर के स्टैमन्स को कट करेंगे। तो जो फीमेल प्लांट जिसको हमने फीमेल प्लांट के तौर पर कंसिडर करना, वैसे तो ये प्लांट हर्माफ्रोडाइट होते हैं ना, लेकिन हमने हाइब्रिडाइजेशन में एक को फीमेल और एक को मेल पेरेंट के तौर पर यूज करना है। तो जिसको फीमेल पेरेंट के तौर पर यूज करना है उसके फ्लावर्स में स्टेमन्स को रिमूव कर दिया जाएगा, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा जो प्लांट होगा, दूसरे प्लांट के फ्लावर को इंटैक्ट रखा जाएगा, उसके बस स्टेमन से आपने पोलन्स लेकर इस प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर, जो फीमेल प्लांट है उसके स्टिग्मा के ऊपर स्प्रे करने, उसको खुद ब्रश की मदद से इधर ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह से ये इनके दरमियान हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अभी आपको बताया था ना कि पी प्लांट इज सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल। तो अगर हम इसके फ्लावर को इंटैक्ट रखते तो फिर तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जानी थी, लेकिन हमने इसके फ्लावर में से क्या चीज रिमूव कर दी है? stamens। So this removal of the stamen from the plant that is to be act as female parent, तो इसके अंदर से, इसके फ्लावर में से ये जो रिमूवल ऑफ स्टेमन है, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड इमेस्क्यूलेशन।
इसे क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन। द रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। तो हम ये इमैस्कुलेशन के जरिए एक प्लांट को फीमेल प्लांट बना देंगे और दूसरे प्लांट जिसके स्टेमन से पोलन्स लेंगे वो मेल प्लांट के तौर पर एक्ट करेगा। तो अब बताओ कि ये इमैस्कुलेशन के हवाले से अगर आपसे पूछा जाए कि ड्यूरिंग इमैस्कुलेशन इन विच प्लांट द स्टेमन्स आर रिमूव्ड, तो वो प्लांट फीमेल प्लांट होगा जिसमें से स्टेमन्स को रिमूव किया जाएगा। या द फ्लावर विच इज इमैस्कुलेटेड विल एक्ट एज, क्या एक्ट करेगा वो? मेल प्लांट के तौर पर या फीमेल? सो इट विल एक्ट एज द फीमेल प्लांट। अंडरस्टैंड? जबकि मेल प्लांट के तौर पर जिसको आपने लेना है उसको इमैस्कुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस उसके स्टेमन से आप पोलन्स लेंगे और इधर ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशंस परफॉर्म होती हैं। अच्छा, अब मेंडल ने अपने फर्दर ये जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स है उसके अंदर उसने सिंगल ट्रेट की इनहेरिटेंस को कैसे स्टडी किया, सिंगल ट्रेट की इनहेरिटेंस को इसने किस तरह से स्टडी किया, इसको हम यहाँ पे रिव्यू करते हैं। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट। सिंगल ट्रेट की इनहेरिटेंस को उसने स्टडी करने के लिए, जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपको ये कहता हूं कि उसने सीड शेप के बेसिस के ऊपर जो डिफरेंट पेरेंट्स से, ट्रू ब्रीड पेरेंट्स विच आर डिफरेंट ऑन सीड शेप, उनको लिया। एक को नाम दिया है राउंड, ठीक है, ये राउंड सीड शेप प्लांट है, और दूसरा रिंकल्ड सीड शेप प्लांट। इन दोनों के दरमियान उसने ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन परफॉर्म की है। बोथ ऑफ देम आर ट्रू ब्रीड और इनको डेजिग्नेट किया गया एज फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन उन प्लांट्स को कहा जाता है जिनको हाइब्रिडाइजेशन में यूज किया जाता है। और इनका जीनोटाइप कैसा होता है? इनका जीनोटाइप होमोजाइगस होगा या ट्रू ब्रीड। तो मेंडल ने जब ये इस तरह से फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन को क्रॉस किया और उसके पास F1 जनरेशन ऑब्टेन हुई, तो इस F1 जनरेशन में उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? ये पॉइंट्स यहाँ पर सवालात बनेंगे, आपने इनको अच्छी तरह ग्रिप करना है कि व्हेन मेंडल परफॉर्म्ड क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन ट्रू ब्रीड राउंड एंड ट्रू ब्रीड रिंकल्ड, व्हाट डिड ही ऑब्जर्व? तो आपने ये बताना है कि उसने क्या ऑब्जर्व किया। ही ऑब्जर्व दैट ऑल द ऑफस्प्रिंग्स इनहेरिटेड राउंड सीड शेप। इसी तरह से अगर ये सवाल आपसे येलो और ग्रीन कलर ऑफ द सीड के मुतालिक पूछा गया होता तो आपने यहां पर जवाब देना था कि ऑल येलो सीडेड प्लांट्स वर अपीयर्ड इन F1 जनरेशन। यानी गर्ज ये कि F1 के अंदर उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो भी दो कंट्रास्टिंग फिनोटाइप्स थी उनमें से कोई एक फिनोटाइप 100% यहां पर एक्सप्रेस कर रही थी। अच्छा, उसने इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहा कि क्या ये ट्रू ब्रीड है या नहीं, क्योंकि ट्रू ब्रीड वो होता है जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन पर अपने जैसे पैदा करे और नॉन ट्रू ब्रीड वो होता है जो अपने जैसे पैदा ना करे। तो देखो ये राउंड जो P1 राउंड है इसके बारे में तो श्योर था कि ये ट्रू ब्रीड है, बट व्हाट अबाउट F1 राउंड, क्या ये ट्रू ब्रीड है या नहीं? इनको उसने 1 बाय 1 चेक किया। तो जब इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशंस की गई तो सेल्फ फर्टिलाइजेशंस पर इन राउंड सीड शेप प्लांट्स ने जो F1 के अंदर प्रोड्यूस हुए थे, इन राउंड सीड शेप प्लांट्स ने ये शो किया कि दे आर नॉन ट्रू ब्रीड, क्योंकि इसमें से राउंड सीड शेप प्लांट भी पैदा हुए और इसमें से रिंकल्ड सीड शेप प्लांट भी पैदा हुए। इससे ये साबित हो गया कि F1 राउंड आर नॉन ट्रू ब्रीड। ठीक है, ये तो ट्रू ब्रीड था, ये नॉन ट्रू ब्रीड साबित हो गया। और ये जो जनरेशन ऑब्टेन की गई थी F1 की सेल्फ फर्टिलाइजेशन के जरिए, दिस जनरेशन वाज डेजिग्नेटेड एज F2 जनरेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ डिड मेंडल ऑब्टेन F2 जनरेशन फ्रॉम F1, तो आंसर क्या होगा? ही ऑब्टेन्ड F2 जनरेशन फ्रॉम F1 बाय मींस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, बाय मींस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नहीं, बाय मींस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ओके, अच्छा, तो F2 जनरेशन में जी बेटा। सर वो डाई हाइब्रिड जो है ना, तो इसमें उसमें ट्रू ब्रीड का कोई मतलब कंसेप्ट है? बिल्कुल, अभी डाई हाइब्रिड में जाएंगे, वहां पर फिर ये सवाल पूछिएगा। पहले फोकस कीजिए अब ये मोनो हाइब्रिड के ऊपर, ठीक है? हाँ जी, अभी हम उसमें जाएंगे और वहां पर फिर आपको ये बात और वाज़ेह तौर पे समझ में आ जाएगी। अभी पूरी कंसंट्रेशन इसके ऊपर रखिए। डाई हाइब्रिड को एक दफा भूल जाएं, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, आप उसको इग्नोर कर दें। आप फुल कंसंट्रेशन के साथ इन चीजों को देखिए जो मैं बताता जा रहा हूं, और यहां पर जो कोई कंफ्यूजन जाहिर हो उनके बारे में जरूर पूछिए।
अच्छा, तो मेंडल ने F2 जनरेशन में क्या ऑब्जर्व किया? व्हेन ही क्रॉस फर्टिलाइज्ड ट्रू ब्रीड राउंड विद ट्रू ब्रीड रिंकल्ड इन F2 जनरेशन, व्हाट डिड ही ऑब्जर्व? ये इस तरह के सवालात बनेंगे। तो देखो उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ये ऑब्जर्व किया कि 75% ये वो फिनोटाइप अपीयर हुई थी जो कि F1 के अंदर 100% एक्सप्रेस हुई थी, और जबकि 25% यहां पर वो फिनोटाइप अपीयर हुई है जो F1 के अंदर एक्सप्रेस होने में फेल हो गई थी। ठीक है, तो ये आपने वर्डिंग्स याद रखनी है। ऑप्शंस इस तरह से बने हुए होंगे कि ही ऑब्जर्व दैट 75% ऑफ द डोमिनेंट फिनोटाइप, क्योंकि इस फिनोटाइप को डोमिनेंट कहा जाएगा, वर अपीयर्ड इन द F2, और 25% ऑफ द फिनोटाइप ये कौन सी अपीयर हुई है? रिसेसिव। अच्छा, तो इसमें रेशो क्या है? यहाँ पर रेशो की टर्म्स में अगर बात की जाए तो 3:1। अच्छा, फिर इसने इन F2 जनरेशन के इंडिविजुअल्स को फर्दर चेक करना चाहा कि क्या ये ट्रू ब्रीड हैं या नॉन ट्रू ब्रीड हैं। तो कैसे चेक किया जाएगा ट्रू ब्रीड हैं या नॉन ट्रू ब्रीड? हाउ डिड मेंडल चेक द ट्रू ब्रेडनेस ऑफ एन इंडिविजुअल? कैसे चेक किया था? कौन सा मेथड यूज किया था उसने? तो उसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मेथड यूज किया था। आपने क्या याद करना है यहाँ पर कि मेंडल ने किस तरह से ट्रू ब्रेडनेस को डिटरमिन किया? ही डिटरमिन्ड द ट्रू ब्रेडनेस बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जैसे ये जो 3 राउंड यहाँ पर आए, इनको 1 by 1 टेस्ट किया सेल्फ फर्टिलाइज करके कि वेदर दे आर ट्रू ब्रीड और नॉट। तो ये पहले वाला ट्रू ब्रीड साबित हुआ, दूसरे वाला उसको सेल्फ फर्टिलाइज किया तो ये नॉन ट्रू ब्रीड साबित हुआ, इसमें राउंड रिंकल दोनों पैदा हुए, और तीसरे वाले को जब चेक किया तो ये भी इसी तरह से नॉन ट्रू ब्रीड साबित हुआ। सही, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो टोटल राउंड पैदा हुए F2 जनरेशन में, तो इन राउंड में से कितने राउंड ट्रू ब्रीड और कितने राउंड नॉन ट्रू ब्रीड आए? तो आप इसमें क्या कहेंगे? यानी 1/3, 3 है ना टोटल, तो 1/3 ऑफ F2 राउंड वर अपीयर ट्रू ब्रीड राउंड इन F3 जनरेशन। ये एक्चुअली F3 जनरेशन है। 1/3 ऑफ F2 राउंड वर अपीयर्ड ट्रू ब्रीड, और जबकि ये रिमेनिंग 2/3 ऑफ द F2 राउंड वर अपीयर्ड नॉन ट्रू ब्रीड। सर इसकी सही समझ नहीं आई। देखो सर ये जो F1 है, हाँ बोले सर ये जो P1 है ना, तो उसमें तो सारे राउंड है ना, तो वो ट्रू ब्रीड है। फिर उसके बाद सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद राउंड और इनका मतलब 75% राउंड जो है, तो फिर फर्दर से उसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन में उसे ये 1/3 और 2/3 मिला। जी बिल्कुल, देखो दोबारा से इसको जरा समझने की कोशिश करें। ये जो राउंड है ये ट्रू ब्रीड है, उसने पहले चेक किया हुआ है। ठीक है, अगर इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो ये P1 राउंड की तो सारे राउंड पैदा होंगे, और ये रिंकल्ड भी ट्रू ब्रीड है, इसको भी पहले चेक किया हुआ था उसने। P1 रिंकल्ड भी ट्रू ब्रीड था। अब ये दोनों ट्रू ब्रीड्स को जब क्रॉस फर्टिलाइज किया तो यहां पर राउंड अपीयर हुए सारे के सारे। ठीक है, अब उसने ये चेक करना चाहा कि जो F1 के राउंड है क्या ये ट्रू ब्रीड है या नहीं। P1 वाले तो आपको मैंने बता दिया ना, उसने पहले चेक कर लिया था। मैंने अभी आपको पहला स्टेप क्या बताया था कि उसने पहले ट्रू ब्रीड वैरायटीज डेवलप की थी ना, तो ये वाले जो प्लांट्स है वो ऑलरेडी डिटरमिन करके यहां पर लेकर आया था क्रॉस करने के लिए। सही, अब जो F1 के अंदर अब राउंड आए इनको चेक करना है कि ये ट्रू ब्रीड है या नहीं, और कैसे चेक करेगा वो? सेल्फ फर्टिलाइजेशन के जरिए। जब उसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन की तो इस राउंड ने राउंड रिंकल्ड दोनों पैदा किए, तो इससे पता चल गया कि ये जो F1 राउंड है ये ट्रू ब्रीड नहीं है। समझ आ गई बात भाई? और अब देखो जो इसके पास F2 जनरेशन में ये इंडिविजुअल्स आए हैं 75% राउंड और 25% रिंकल्ड, अब वो इनको चेक करना चाह रहा है कि वेदर दे आर ट्रू ब्रीड और नॉट। तो ये 1 by 1 इन तमाम राउंड्स को उसने चेक किया। जैसे उसने यहां पे आपको बताया कि 1/3 ऑफ F2 राउंड इनको जब सेल्फ फर्टिलाइज किया तो ये ट्रू ब्रीड साबित हुए, लेकिन बाकी के जो 2/3 थे, 2/3 का मतलब कितने परसेंट होता है? कोई बताएगा भाई? 2/3 मीन्स व्हाट इज परसेंटेज? 2/3 परसेंटेज 75 नहीं होता बच्चे, क्या करते हो? 2/3 1 है तो 25, तो 1/3 25 नहीं होता। क्या करते हैं? ये फ्रैक्शंस आपने ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शंस गिवन होंगी, आपको उनकी परसेंटेजेस पता होनी चाहिए। ये उधर आपको कैलकुलेट करने का इतना टाइम नहीं होगा,
ठीक है, तो आपने ये पहले से एक लिस्ट बना लेनी है इन फ्रैक्शंस की, उनकी परसेंटेजेस ज़हनशीन करनी है। बेटे ये जो 1/3 है ना, ये 33% होता है, और 2/3 का मतलब है 66%। ये जो 75% होता है ना, वो 3/4 होता है, 3/4। तो ये थोड़ी सी फ्रैक्शंस की आप लोगों ने प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो 1/3 मीन्स 33% और 2/3 मीन्स 66% ऑफ F2 राउंड वर अपीयर्ड नॉन ट्रू ब्रीड, और जबकि ये सारे के सारे रिंकल्ड ये ट्रू ब्रीड साबित हुए थे। तो मेंडल ने ये इस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करते हुए सिंगल ट्रेड की इनहेरिटेंस को जब वर्कआउट किया तो ये उसके सामने चीज़ें आई। अच्छा, जब ये इस तरह से चीज़ें आई तो उसने सोचा कि यहाँ पर लाजमी तौर पर कोई कॉमन मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, इस वजह से ये इस तरह से पैटर्न आ रहा है। क्योंकि उसने जब सीड शेप को स्टडी किया तो सेम पैटर्न आया, जब सीड कलर को स्टडी किया तो सेम पैटर्न आया। सेम पैटर्न से क्या मतलब, सीड कलर के केस में येलो और ग्रीन को क्रॉस किया तो सारे येलो आए F1 के अंदर, और जब इन येलो को चेक किया तो इसने येलो ग्रीन दोनों पैदा की, यानी ये नॉन ट्रू ब्रीड था। और जो यहाँ पर येलो आए थे उसके पास, उसमें भी जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके F3 जनरेशन ऑब्टेन की तो 1/3 ऑफ F2 वर अपीयर ट्रू ब्रीड और बाकी 2/3 नॉन ट्रू ब्रीड। यानी ये सेम पैटर्न उसने सीड शेप, सीड कलर, हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर, पॉड शेप, उन सब के अंदर उसने सेम पैटर्न ऑब्जर्व किया। तो उसने सोचा कि लाजमी यहाँ पर कोई कॉमन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन्वॉल्व है। तो वो कॉमन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा? अच्छा, उस कॉमन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से पहले ये जो इसने रिजल्ट्स ऑब्टेन किए थे उसको हम एक दफ़ा लिस्ट कर लें। रिजल्ट क्या ऑब्टेन किए? देखो, पहली चीज, आउट ऑफ 2 कंट्रास्टिंग फिनोटाइप ऑफ द P1 जनरेशन ओनली 1 इज इनहेरिटेड इन F1 जनरेशन, और उसको डोमिनेंट कंसिडर किया जा रहा है। और दूसरी जो यहां पर F1 में अपीयर नहीं हुई से रिसेसिव। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ रही है ना कि हमने जब 2 कंट्रास्टिंग फिनोटाइप क्रॉस किए हैं तो F1 के अंदर सिर्फ एक ही इनहेरिट हुई है। अगर सीड शेप को स्टडी किया जा रहा है राउंड रिंकल्ड तो क्या आएगा F1 में? राउंड। सीड कलर को स्टडी किया जा रहा है तो येलो आएगा। अगर फ्लावर पोजीशन को स्टडी किया जा रहा है तो एक्सिलरी पोजीशन। तो ये जितने भी आपको मैंने अभी कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स बताए थे, मैंने इसीलिए कहा था कि आप इन सब को याद कर लें, क्योंकि ये इस तरह के जो सवालात बनेंगे वो किसी भी ट्रेड के हवाले से पूछे जा सकते हैं। तो आपको अगर उनकी डोमिनेंट रिसेसिव फिनोटाइप्स का पता होगा तो आप ये अज्यूम कर सकेंगे कि F1 में उसने क्या ऑब्टेन किया था। फिर दूसरी चीज़ जो उसको हासिल हुई वो क्या था कि द F1 इंडिविजुअल्स आर नॉन ट्रू ब्रीड। ये बात उसने डिटरमिन कर ली उसको सेल्फ फर्टिलाइज करके कि वो नॉन ट्रू ब्रीड है, जबकि P1 वाले जो इंडिविजुअल्स थे वो ट्रू ब्रीड थे, बट F1 इंडिविजुअल्स वर नॉन ट्रू ब्रीड। एंड द थर्ड कॉन्सेप्ट जो उसने यहाँ पे लर्न कर लिया, हासिल कर लिया, कि F2 जनरेशन के अंदर जो फिनोटिपिक रेशो उसके पास आया है वो तो है 3:1 फिनोटिपिक रेशो, लेकिन जो जीनोटिपिक रेशो यहाँ पे F2 में बन रहा है वो 1:2:1 है। ये कैसे? देखो, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना कि फिनोटिपिकली तो F2 जनरेशन में 2 किस्म के इंडिविजुअल्स हैं, 75% राउंड एंड 25% रिंकल्ड, यानी रेशो क्या बना? 3:1। लेकिन जीनोटिपिकली अगर हम F2 जनरेशन में बात करें, इस F2 जनरेशन में, तो जीनोटिपिकली ये वाली जो जीनोटाइप है 1/3 ऑफ द F2 राउंड, ये एक अलग जीनोटाइप है क्योंकि ये ट्रू ब्रीड साबित हुई है ना, इसको आप ट्रू ब्रीड डोमिनेंट कह सकते हैं। लेकिन ये वाले दोनों ये नॉन ट्रू ब्रीड साबित हुए हैं, और जबकि ये इसको भी जब चेक किया था तो ये भी ट्रू ब्रीड साबित हुआ था सेल्फ फर्टिलाइजेशन पर, इसने भी सारे के सारे रिंकल्ड ही पैदा किए थे। तो जीनोटिपिकली आपको यहाँ पे कितने मुख्तलिफ किस्म के इंडिविजुअल्स नजर आ रहे हैं? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स जीनोटिपिकली वर अपीयर्ड इन F2 जनरेशन? क्या आंसर होगा? 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप? कितने टाइप के? 2 ना, 3 टाइप बेटे। एक तो ये ट्रू ब्रीड डोमिनेंट है, और एक नॉन ट्रू ब्रीड से, और एक ट्रू ब्रीड ये रिसेसिव है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला समझ नहीं ये आया। लास्ट वाला देखो, ये यहाँ पे दिखाया है कि जीनोटिपिकली इसके पास कितने डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स पैदा हुए हैं, 3 डिफरेंट टाइप। उसमें से एक क्लास थी ट्रू ब्रीड डोमिनेंट्स की, दूसरी क्लास उसके पास आई थी नॉन ट्रू ब्रीड्स की, और तीसरी क्लास आई थी ट्रू ब्रीड रिसेसिव्स की। तो उसके बाद रेशो क्या बना था इन तीनों क्लासेस में? 1:2:1। और जबकि फिनोटिपिकली उसके पास 2 किस्म के इंडिविजुअल्स आए थे, डोमिनेंट एंड द रिसेसिव।
क्लियर होगी बात ये? अच्छा तो ये फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियोज उसने ऑब्टेन किए। अब इसकी बुनियाद पर उसने जो कंक्लूजन्स ड्राइव किए वो क्या थे, ये रिजल्ट्स आपने देख लिए। कंक्लूजन्स या इंटरप्रिटेशंस मेंडल ने कुछ यूं की। वो इंटरप्रिटेशन ये थी कि उसने सबसे पहला एक आइडिया कंसीव किया, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर, जिसको आजकल हम जीन कहते हैं। मेंडल ने इसके लिए टर्म यूज की थी एलिमेंटन, या इसको वो फैक्टर्स का नाम देता था, फैक्टर्स। यानी उसका ख्याल ये था कि ये जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं पी प्लांट के अंदर, ईच ऑफ देम इज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर फैक्टर या एलिमेंटन, और उन फैक्टर या एलिमेंटन्स को वो सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट करता था। जैसे राउंड के लिए उसने कैपिटल आर सिंबल यूज किया और रिंकल्ड के लिए उसने स्मॉल आर सिंबल यूज किया, ठीक है, क्योंकि राउंड डोमिनेंट अपीयर हुआ था इस वजह से कैपिटल केस लेटर, और रिंकल्ड रिसेसिव साबित हुआ था इस वजह से स्मॉल केस लेटर उसने यूज किया। तो सबसे पहला आइडिया उसने ये कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर प्रोवाइड किया। अच्छा, फिर दूसरा आइडिया उसने क्या दिया यहाँ पर, दैट इज द फैक्टर्स शुड बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ पेयर, यानी पेयर्ड अरेंजमेंट ऑफ द फैक्टर्स। उसका कहना यह था कि राउंडनेस इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ कैपिटल आर्स एंड द रिंकल्डनेस इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ स्मॉल आर्स। ओके, सो ये इस तरह से उसने पेयर्ड अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। द थर्ड कॉन्सेप्ट विच वाज अराइज्ड फ्रॉम हियर वो था सेग्रीगेशन ऑफ को एग्जिस्टिंग फैक्टर्स। ये जो दो को एग्जिस्टिंग फैक्टर्स हैं, एक ही लोकस के ऊपर दो को एग्जिस्टिंग एलीज, उनकी सेग्रीगेशन का प्रिंसिपल उसने वर्कआउट किया, जिसको आजकल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दरअसल यही चीज है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का आइडिया क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि ये जो दो को एग्जिस्टिंग फैक्टर्स हैं, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन दे आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे, एंड दे आर पास्ड इनटू डिफरेंट गैमीट्स। यानी ये दोनों को एग्जिस्टिंग फैक्टर दे नेवर गो इनटू द सेम गैमीट, दे मस्ट गो इन द डिफरेंट गैमीट। इसी तरह से ये इस रिंकल्ड के अंदर भी ये दो को एग्जिस्टिंग फैक्टर एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन विल बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर। इस चीज को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये किस चीज की सेग्रीगेशन की बात करता है ये लॉ? ये बात सवाल में पूछी जाती है, ये सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम की बात कर रहा है या सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स की बात कर रहा है? को एग्जिस्टिंग अलील्स की, किसकी सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं? ये अलील्स की सेग्रीगेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये दो को एग्जिस्टिंग अलील्स विल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। और आखिरी पॉइंट जो उसने यहाँ पर हमें प्रोवाइड किया वो ये था, रेस्टोरेशन ऑफ द पेयर्ड अरेंजमेंट ऑफ फैक्टर्स एट फर्टिलाइजेशन। यानी जब फर्टिलाइजेशन होगी तो वापस से पेयर्ड अरेंजमेंट रिस्टोर हो जाएंगी। यानी जैसे ये वाले गैमीट राउंड के गैमीट रिंकल्ड से जब फर्टिलाइज करेंगे तो कैपिटल आर अगर इस स्मॉल आर से फर्टिलाइज करता है तो ऐसी सूरत में कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पेयर्ड अरेंजमेंट दोबारा रिस्टोर हो गई। अगर ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर से फर्टिलाइज करता है तो तब भी यही कॉम्बिनेशन आएगा। ये वाला कैपिटल आर इससे फर्टिलाइज करे तब भी ये इससे करे तो तब भी ये। यानी राउंड का कोई गैमीट रिंकल्ड के किसी गैमीट से फर्टिलाइज करेगा, ऑलवेज कॉम्बिनेशन आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इस तरह से वो जो पेयर्ड अरेंजमेंट है वो दोबारा रिस्टोर हो जाएगी। तो ये 4 पॉइंट्स है ना, दे आर कंक्लूडेड बाय द मेंडल ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसके ये कंक्लूजन्स हैं, इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। अच्छा देखो, अब इन कंक्लूजन्स की रोशनी में मजीद इसको देखिए कि ये जो F1 जनरेशन पैदा हुई है इसका जीनोटाइप अब आपके सामने और P1 का जीनोटाइप भी आपके सामने। तो क्या P1 राउंड और F1 राउंड आइडेंटिकल हैं? दे आर फिनोटिपिकली आइडेंटिकल बट नॉट जीनोटिपिकली। आप देख रहे हैं कि ये होमोजाइगस जीनोटाइप और ये हेट्रोजाइगस है। और यही बात तो मेंडल ने भी ऑब्जर्व की थी अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर कि जो F1 जनरेशन का राउंड सीड प्लांट था वो नॉन ट्रू ब्रीड था, ऐसे ही था, और जबकि P1 जनरेशन का राउंड सीड प्लांट ट्रू ब्रीड था। ओके, तो अब जब इस नॉन ट्रू ब्रीड F1 जनरेशन की सेल्फ फर्टिलाइजेशन की जाएगी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होगा कि आप इसी के मेल गैमीट्स को इसी के फीमेल गैमीट से फर्टिलाइज करेंगे। तो अब देखो, इसमें मेल गैमीट की फॉर्मेशन के दौरान भी ये दोनों को एग्जिस्टिंग एलीज सेग्रीगेट करेंगे, इस तरह अलग अलग हो जाएंगे, और फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन के दौरान भी ये सेग्रीगेट करेंगे। और फिर आप इनकी गैमीट्स की जब रैंडम फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, इन दो गैमीट्स को आप यहाँ पुट करें, इन दो को यहाँ पे पुट करें, तो इनकी रैंडम फर्टिलाइजेशन करवाएं तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा।
अब इस रिजल्ट में आप देखिए आपके पास ये राउंड ये राउंड ये राउंड यानी 75% राउंड और ये रिंकल्ड 25% रिंकल्ड। यही बात मेंडल ने ऑब्जर्व की थी अपने एक्सपेरिमेंट में और अब देखो थ्योरेटिकली भी वो बात बिल्कुल साबित हो रही है। और फिर देखो जीनोटिपिकली मैंने अभी आपको बताया था ना कि 1/3 ये ट्रू ब्रीड साबित हुए थे और 2/3 नॉन ट्रू ब्रीड। तो आप यहां पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दिस वन इज होमोजाइगस डोमिनेंट, दीज टू आर हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स और ये होमोजाइगस रिसेसिव है, यानी जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 अचीव हो रहा है। तो सर? जी बेटा, सर ये जो राउंड है ना जो P1 है तो उससे दोबारा से राउंड बना जो कि ट्रू ब्रीड है, तो जरूरी वो नहीं है कि मतलब वो P1 राउंड से दोबारा जो राउंड बना वो ट्रू ब्रीड तो नहीं है, वो नॉन ट्रू ब्रीड है। सर आपने तो कहा वो ट्रू ब्रीड बनेगा। नहीं बेटा देखो ये दिखा भी रहा हूँ साथ बोल भी रहा हूँ, आप क्यों नहीं बेटा समझ रहे हो। देखो राउंड को जब उसने ये रिंकेड से क्रॉस किया तो ये राउंड पैदा हुए हैं ना। आप सर ये ट्रू ब्रीड नहीं है। ये वाला ट्रू ब्रीड कहाँ से, इसने आगे फिर देखो ये दो मुख्तलिफ इंडिविजुअल पैदा किए हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा था कि आप पहले जहन नशीन करते जाओ ट्रू ब्रीड किसको कहेंगे और नॉन ट्रू ब्रीड किसको कहेंगे। ट्रू ब्रीड वो होते हैं जो सेल्फ फर्टिलाइज करने पर सारे अपने जैसे पैदा करें। तो क्या इस राउंड की सेल्फ फर्टिलाइजेशन पर सारे अपने जैसे इसके पैदा हुए हैं, बताएं। लेकिन सर लेकिन उससे तो सारे राउंड है ना, किससे P1 से तो सारे राउंड। किससे बेटे बात कर रहे हो आप। सर P1 है ना। हाँ जी P1, उससे सारे राउंड हाँ है ना। उससे तो राउंड ही आएंगे क्योंकि वो ट्रू ब्रीड है, वो तो ट्रू ब्रीड है। हाँ सर तो वो ट्रू ब्रीड है ना जी अब इस दोबारा जो राउंड है ना तो ये आप ऐसे true करके breed बात नहीं है। करो ना, F1 राउंड या P1 राउंड किसकी बात कर रहे हो आप। सर P1 जो है ना जी तो इससे जो जितने बने हैं वो सारे मतलब जो अभी ये ऑल राउंड तो ये ट्रू ब्रीड है। मेरा बेटा जरा ध्यान से मेरी बात को गौर से सुनिए, ठीक है। देखो ये जो P1 राउंड है अगर इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन की जाएगी तो ये सारे राउंड पैदा करेगा, लेकिन यहाँ पे इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं बल्कि इसकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन की गई है रिंकल्ड के साथ। ये क्रॉस का निशान है, इनके दरमियान हाइब्रिडाइजेशन को इंडिकेट कर रहा है। इज दैट क्लियर। यस सर। अच्छा अब देखो इसको जब क्रॉस फर्टिलाइज करेंगे तो इसमें से सारे के सारे राउंड पैदा हुए, ये ऑब्जर्व किया मेंडल ने। ओके यस सर। अब ये जो F1 के अंदर राउंड पैदा हुए हैं इनको टेस्ट किया कि क्या ये भी अपने इस पेरेंट की तरह ट्रू ब्रीड हैं या नहीं, क्योंकि इसके बारे में मैं बार बार कह चुका हूं कि दिस इज एक्चुअली ट्रू ब्रीड, ठीक है। ये ट्रू ब्रीड है, ये पहले टेस्ट किया जा चुका है, मेंडल ने करके इसको इधर लेकर आया था, ये ट्रू ब्रीड है। अब जब ये F1 के राउंड को सेल्फ फर्टिलाइज करके देखा तो F1 ने सारे राउंड पैदा ना किए, इससे ये साबित हो गया कि F1 के जो राउंड्स हैं दे आर नॉन ट्रू ब्रीड्स। अब कंफ्यूजन कहाँ है मुझे ये बताओ। सर मेरा मतलब ये है ना जो P1 है ना उससे सारे राउंड है मतलब सारे वो ट्रू ब्रीड है तो राउंड तो जरूरी नहीं है कि वो मतलब होमोजाइगस हो, हेट्रोजाइगस हो सकता है। जो ट्रू ब्रीड है वो हेट्रोजाइगस हो सकता है। यस सर। नहीं हो सकता ना, फिर बेटे आपके देखो ना बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हुए ना। अभी मैं आपको सारी बात समझाता हुआ आया हूं कि ट्रू ब्रीड होमोजाइगस होता है, ट्रू ब्रीड हेट्रोजाइगस नहीं होता ना। हेट्रोजाइगस के अंदर आप प्यूरिटी नजर नहीं आ रही ना बेटे। सर वो समझ आ गई, उसमें P1 में RR दोनों कैपिटल है, लेकिन F1 जो है ये तो उससे बना है ना। हाँ तो P1 से है। उससे बना है, उसकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी तो हुई है ना रिंकल्ड के साथ, तो तभी तो ये हाइब्रिड बना है। एक जीन इसका आया है, एक जीन इसका आया है, तो ये फिर कैसे ये होमोजाइगस हो सकता है। ये तो हेट्रोजाइगस हो गया ना बेटा, ठीक है। ओके जी तो अब देखो ये इस तरह से मेंडल ने जब ये चीज़ें ऑब्टेन की तो यहाँ पर हमारे सामने ये जो चीज़ें आई हैं, अब इसमें से कई एक सवाल उभरते हैं। मसलन वो सवाल क्या है, देखो यहाँ पर एक तो चीज़ें रेशोज और दूसरे होते हैं प्रोपोर्शंस। देखो रेशो आपसे अगर पूछा जाए यहाँ पर फिनोटिपिक रेशो क्या है, तो फिनोटिपिक रेशो इज 3:1। 3 क्या चीज़ है इसमें, 3 बेसिकली डोमिनेंट फिनोटाइप की क्लास है, और इसमें 1 क्या है, ये रिसेसिव फिनोटाइप की क्लास है। जैसे मैं अगर सवाल पूछूं कि इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ऑब्टेन फिनोटिपिक रेशो 3:1। इन दिस रेशो 3 रिप्रेजेंट्स, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये डोमिनेंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है, एंड 1 रिप्रेजेंट्स
द रिसेसिव। इसी तरह से यहाँ पर सवाल इनके मुतालिक भी हो सकता है कि इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ऑब्टेन्ड जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1। तो यहाँ पर 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 किसको कर रहा है और 1 किसको कर रहा है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर देखो यहाँ पर ये जो रेशो होता है ना 3:1, ये डोमिनेंट टू रिसेसिव रेशो है। लेकिन अगर आपको किसी सवाल में रिसेसिव टू डोमिनेंट रेशो पूछा जाए तो फिर 3:1 नहीं पिक करेंगे, फिर आप क्या पिक करेंगे, 1:3। देखो रेशो का असूल ये होता है कि जिस तरतीब में रेशोस पूछे जाएं उसी तरतीब में आपने बताना है। मिसाल के तौर पर आपसे रिसेसिव टू डोमिनेंट रेशो पूछा जा रहा है F2 जनरेशन में, रिसेसिव टू डोमिनेंट, तो अब रेशो क्या बन जाएगा, 1:3। लेकिन अगर डोमिनेंट टू रिसेसिव रेशो पूछा जाए तो वो 3:1 बनेगा। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। इसी तरह से आप यहाँ पर भी याद रखिए कि ये जो आपको 1 दिखा है ये होमोजाइगस राउंड है ना, ट्रू ब्रीड राउंड, ये हेट्रोजाइगस राउंड है और ये होमोजाइगस रिंकल्ड है, ठीक है। तो अब अगर आपसे मैं रेशो पूछता हूँ, व्हाट इज द रेशो ऑफ होमोजाइगस राउंड टू होमोजाइगस रिंकल्ड, इन दोनों के दरमियान क्या रेशो है, तो फिर जवाब क्या होना चाहिए, 1:1। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द रेशो इन F2 जनरेशन बिटवीन होमोजाइगस राउंड एंड हेट्रोजाइगस राउंड, तो क्या रेशो था, 1:2। तो बेटे ये मुख्तलिफ अंदाज में यहाँ पे रेशोस पूछे जा सकते हैं। जी हम ना बेटे, क्या सवाल है। सर आपने हमें बताया था कि हेट्रोजाइगस एक कंप्लीट टर्म है, तो ये नॉन ब्रीड के साथ डोमिनेंट लगाना जरूरी है यहाँ? नहीं, जरूरी नहीं है, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, जरूरी नहीं है वो स्टूडेंट हो या टीचर हो। ओके, ठीक है, हाँ जी, क्लियर होगी बात ये। तो इसमें अब देखिए कुछ मेंडल ने ये इस तरह से जो रिजल्ट्स ऑब्टेन किए थे ना, ये आपको एक्चुअल रिजल्ट सिखाए में, आपको ज़रूरत नहीं है ये सब याद करने की, ये बस वैसे ही थोड़ा सा रिव्यू करने के लिए आपको दिखाया कि मेंडल ने एक्चुअल ये इस तरह से ऑब्टेन किए थे रिजल्ट्स जब ये डिफरेंट क्रॉसेस परफॉर्म किए। अच्छा, तो अब ये कुछ सवालात इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, अब ज़रा इसका जवाब आपने केयरफुली देना है। Which of the following is the ratio between the homozygous and the heterozygous genotypes in F2 generation of monohybrid cross? Ratio between homozygous and heterozygous genotype. सर नन क्यों बेटे? वो 1:1 है ना, तो 1:1 नहीं गिवन इधर। देखो ये 3 रेशो की क्लासेस थी ना जीनोटिपिकली, 1:2:1। तो इसमें ये होमोजाइगस अगर चाहिए होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, लेकिन यहाँ पे इसने कहा है कि बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, यानी आप इन दोनों को सम अप कर दें, तो टोटल होमोजाइगस हो गए 2 और टोटल हेटेरोजाइगस हो गए 2, और इनको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 1:1। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? 1:1। नन नहीं आएगा, 1:1 बेटे। ओके, क्योंकि देखो ये 3 क्लासेस है ना रेशोस की जीनोटिपिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें एक क्लास होती है रेशो की 1 दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। अच्छा, दूसरी जो क्लास है रेशो की 2, ये हेट्रोजाइगस जीनोटाइप से मुश्तमिल है, हेट्रोजाइगस। अच्छा, तीसरी क्लास है रेशो की वो होमोजाइगस रिसेसिव पर मुश्तमिल है, होमोजाइगस रिसेसिव। अच्छा, अब सवाल में पूछ रहा है कि बिटवीन द होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, तो आपने इस होमोजाइगस को और इस होमोजाइगस को सम अप कर देना है। तो इस तरह से जब इन दोनों को सम अप किया तो ये 2 आ गया, यानी ये टोटल होमोजाइगस आ गए, टोटल होमोजाइगस। और टोटल होमोजाइगस 2, टोटल हेट्रोजाइगस 2 है आपके पास। तो अब इन दोनों के दरमियान रेशो क्या बना, 2:2। तो 2:2 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1:1 कहेंगे। दैट्स व्हाई दिस आंसर इज करेक्ट। ओके सर अगर हम ये कहें ना होमोजाइगस डोमिनेंट हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, फिर 1:2। होमोजाइगस डोमिनेंट टू हेट्रोजाइगस, तो 1:2 हो जाएगा, Dominant। फिर 1:2 होना चाहिए। ठीक है। सर अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोपोर्शन, बी केयरफुल, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोपोर्शन,
proportion of the heterozygous genotypes in F2 generation of the monohybrid cross. Yes, अब रेशो नहीं, प्रोपोर्शन आपसे पूछा गया है, तो प्रोपोर्शन क्या है ऑफ हेटरोजाइगस जीनोटाइप इन F2 जनरेशन? हाँ जी, कुछ समझ आ रही है बात? एक्चुअली बेटा प्रोपोर्शन जो होता है ना, प्रोपोर्शन इज, दिस इज फ्रैक्शन आउट ऑफ टोटल. ये एक फ्रैक्शन होती है, प्रोपोर्शन इज अ फ्रैक्शन आउट ऑफ होल. एक होल में से, टोटल में से एक फ्रैक्शन को प्रोपोर्शन कहा जाता है. मिसाल के तौर पर 1 आउट ऑफ 2, तो ये फ्रैक्शन आपने देखा 1 2 में से. 2 आउट ऑफ 5 ये भी एक फ्रैक्शन है. 3 आउट ऑफ 4 ये भी एक फ्रैक्शन है. तो ये जो फ्रैक्शंस होती हैं ये प्रोपोर्शंस होते हैं. प्रोपोर्शंस आर ऑलवेज शोन इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस, या फिर इनको परसेंटेजेस में शो किया जाता है. प्रोपोर्शंस को कैसे शो करते हैं, फ्रैक्शंस में या परसेंटेजेस में? तो बताइए यहां पर ऑप्शंस में कोई फ्रैक्शन गिवन है? No. So therefore the answer should be none of them. एक्चुअली आंसर यहां पर क्या था, प्रोपोर्शन ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप. तो हेट्रोजाइगस टोटल देखो ये 1:2:1, इसमें से ये हेट्रोजाइगस हैं, तो टोटल 4 में से 2 हेट्रोजाइगस हैं, यानी 2/4, जिसको सिंप्लीफाइड 1/2 कहेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में. सो दिस इज नॉट गिवन हियर, सो देयरफॉर नन ऑफ देम इज द राइट आंसर. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Which of the following is the ratio between dominant homozygous and the recessive homozygous genotypes in F2 generation? अब देखो डोमिनेंट होमोजाइगस, गौर से आपने पढ़ना, ये जेनेटिक्स को आपने हल्का नहीं लेना. यहाँ पे सवालात बड़े टेढ़े किस्म के आते हैं, तो जितना आपको शायद लग रहा हो बड़ा आसान है ये, तो इसके MCQ सॉल्व करते हुए पसीना आ जाता है. तो डोमिनेंट होमोजाइगस एंड द रिसेसिव होमोजाइगस, इनमें क्या रेशो बनेगा? रेशो पूछ रहा है यहाँ पर. तो रेशो बिटवीन डोमिनेंट होमोजाइगस एंड रिसेसिव होमोजाइगस इन F2. 1:1. यस, तो देखो 1:2:1 में आपसे पूछ रहा है इसके और इसके बारे में, डोमिनेंट होमोजाइगस और रिसेसिव होमोजाइगस. इसको इग्नोर कर दें, तो रेशो क्या बनेगा? 1:1. तो ये यहाँ पर आंसर आएगा. तो आपने बेटा देखा कि सिंपली बुक में जो 3:1 और 1:2:1 लिखा होता है, उससे कितने सारे क्वेश्चंस हमने बना लिए हैं. तो आपने सिर्फ ये 2 चीज़ों का रटा नहीं मार लेना जो बुक में लिखा हुआ है. आप जेनेटिक्स को समझने की कोशिश करें बजाय रटने के, और जो सिचुएशन आए उसके मुताबिक फिर उसको सॉल्व करें. तो जितना अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी इस सब्जेक्ट के ऊपर, उतना आसानी से फिर आप यहाँ से मार्क्स गेन कर पाएंगे. तो यहाँ पर आंसर देखिए 1:1 आएगा. अच्छा, अब इस सवाल को देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप्स टू डोमिनेंट फिनोटाइप्स इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. रिसेसिव फिनोटाइप्स टू डोमिनेंट फिनोटाइप्स. अब जीनोटाइप की बात नहीं कर रहा, 1:2. रिसेसिव फिनोटाइप्स टू डोमिनेंट फिनोटाइप. The phenotypes. 1:3. क्या होगा? शाबाश बोलिए. So 3:1. वो तो डोमिनेंट और रिसेसिव होता है बेटा जी, अभी मैंने बताया था रिसेसिव टू डोमिनेंट 1:3. 1:3, and that is not given here, therefore the answer should be none of them. Okay? और ये एक और क्वेश्चन देख लें कि which of the following is the proportion of homozygous genotypes in F2 generation of the monohybrid cross? Homozygous genotypes. देखो ये 1:2:1 ये जीनोटाइपिक रेशो है. तो होमोजाइगस जीनोटाइप ये भी है और ये भी है, दोनों को सम अप किया जाए तो 2/4, दैट इज 1/2. तो ये आंसर कहाँ है? ये यहाँ पर गिवन है. सो देयरफॉर सी इज द राइट वन. ठीक है. अच्छा, ठीक है बच्चों, तो इसके साथ हम आज का ये जो लेक्चर है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी जो मैंने प्लान किया था कुछ और भी चीज़ें हैं, लेकिन वो अभी टाइम काफ़ी हो गया. इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर जाएंगे बाकी कॉन्सेप्ट्स को. तो इंशाल्लाह फिर कल के लेक्चर में आपको मज़ीद जो मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस में चीज़ें लर्न की थी वो क्या थी और उससे किस तरह के सवालात उभरते हैं वो आपसे शेयर करेंगे. ओके जी. सर? जी बेटा.
सर फिर से वो एक क्वेश्चन दोबारा से, मैंने आपसे जो कहा था वो राउंड वाला, हाँ। सर वो स्लाइड दिखा दे प्लीज। कौन सा? ये नो सर, इसके ये क्या कहते हैं? सर इसमें सर आपने कहा ना ट्रू ब्रीड है ना, तो राउंड जो P1 है ना उसमें सारे दोनों मतलब सेम है, होमोजाइगस है, वो तो सही है ना, लेकिन मतलब इससे अगर ट्रू ब्रीड है ना, अगर उससे जो बनेंगे तो वो हमारे पास जरूरी, मेरा मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि वो तो राउंड होंगे सारे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो होमोजाइगस हो। जी अच्छा, मैं अब आपका पॉइंट समझ गया हूँ। देखो आप क्या कहना चाह रही हैं। देखो ये बेटा, ये जो राउंड है ना, अगर ये ट्रू ब्रीड है, सपोज मान लिया कि ये ट्रू ब्रीड है, ठीक है, ट्रू ब्रीड, जैसा कि हम P1 को कह रहे हैं कि ये ट्रू ब्रीड है, तो अगर ये ट्रू ब्रीड है तो ऐसी सूरत में बेटा जब इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे तो ऐसी सूरत में सारे राउंड पैदा होंगे और ये भी सारे ट्रू ब्रीड होंगे। मेरी बात समझ में आई है? ऐसी सूरत में ये भी सारे ट्रू ब्रीड होंगे। लेकिन अब यहां देखो, इधर हम ये इस P1 राउंड की सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहे, इसकी हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं रिंकल्ड से, और रिंकल्ड से क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने पर जब आपके पास राउंड आएंगे तो वो राउंड होमोजाइगस नहीं होंगे, वो फिर हेटरोजाइगस होंगे, क्योंकि उसके अंदर मिलावट आ गई ना इस रिंकल्ड की। अगर आप इस राउंड को सेल्फ फर्टिलाइज करते तो फिर तो सारे राउंड आते और सारे ट्रू ब्रीड होते हैं, जैसे पेरेंट ट्रू ब्रीड सारे, ये भी ट्रू ब्रीड। मैंने अभी आपको देखो ये यहाँ पर ये वाली Yes, sir, आप समझ आ गई ना, मैंने ये यहाँ पर भी ये पॉइंट आउट किए थे कि ऑल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ ट्रू ब्रीड आर ऑलवेज ट्रू ब्रीड, यानी किसी लेकिन सिर्फ सेल्फ हाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन कि एक ट्रू ब्रीड की अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन की जाए, ऑल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ ट्रू ब्रीड आर ऑलवेज ट्रू ब्रीड अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन। चलो इधर ऐड कर देते हैं हम, अगर ये कंफ्यूजन है तो इसमें हम अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन, अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन। लेकिन बेटे जब अगर किसी ट्रू ब्रीड को किसी दूसरी कंट्रास्टिंग फिनोटाइप से क्रॉस करेंगे तो फिर तो हाइब्रिड पैदा होगा ना। आप समझ आएगी बात? यस सर। चलें जी, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.